सभी को मेरा प्रणाम। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत शीर्षक के तहत 10 दिवसीय इस वेबिनार सीरीज के आज 8वें दिन हम कोरबा जिले के सभी वेबिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। आपको ये बता दें कि 5 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत और आजादी के अमृत उत्सव के शीर्षक के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर एक वेबिनार सीरीज का आयोजन कर रही है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों को यह मंच दिया गया कि जिसके द्वारा वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में अपना वक्तव्य रख सके। हमें अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज हमारे बीच कोरबा की टीम जो है जुड़ी हुई है और हमें सबको बताते हुए अत्यंत ये हर्ष है कि हमारे साथ जो हमारे मुख्य स्पीकर है डॉक्टर फरहाना अली मैडम जी है और अत्यंत प्रतिभावान मैडम हमारे बीच जुड़ी हुई है। काफी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उन्होंने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया। हमें गर्व है कि मैडम आज हमारे बीच है और मैडम पर्यावरण के क्षेत्र में काफी दखल रखती हैं और खासकर बच्चियों के प्रति उनकी भावनाएं बहुत अच्छी है और वो बच्चियों के देखरेख और संरक्षण के प्रति वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त करती हैं। हम ये चाहते हैं कि मैडम जो है पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने जो भी काम किया वो आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं फरहाना अली मैडम जी कि प्लीज आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर फरहाना अली मैडम, थैंक यू। थैंक यू पालू सर। आदरणीय मंच को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती फरहाना अली, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, आप सभी का इस पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि पानू सर ने बताया, ये पर्यावरण का ये विभाग द्वारा लगभग 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चल रहा है और प्रतिदिन किसी एक जिले को मेजबानी दी जा रही है और ये अत्यंत गर्व का विषय है कि आज कोरबा जिले को ये मौका मिला है और हम लोगों को अपनी बात रखने का, आपके समक्ष अपने कार्यों को रखने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं कुछ बातें पर्यावरण दिवस और के बारे में रखूंगी। उसके बाद हमारा जिला और हमारे द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है क्योंकि पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना है। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और वृक्ष सभी को मिलाकर बनता है और ये सभी चीजें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, पानी को बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक कटाई, अंधाधुंध कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का अभिप्राय है क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का अभिप्राय है क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण सत्यापन करना, प्रकृति को शोषण से रोकने के से लेकर उसके उपचार तक बचाव, रोकथाम और नुकसान की भरपाई करना। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में एक वैश्विक अभियान के तहत प्रकृति को, जमीन को फिर से प्राकृतिक स्थिति में
वापस पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसमें खेती की जमीन से लेकर ऊंचे पर्वत और यहाँ तक कि समुद्र की गहराई की जमीन भी शामिल है। इकोसिस्टम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इकोसिस्टम वह भूगर्भी भौगोलिक भूभाग होता है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु रहते हैं। इसमें मौसम भी शामिल है। ये सभी जीवित और निर्जीव हिस्से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंसान की दखल से यह पारिस्थितिकी तंत्र इतना खराब हो गया है कि वह प्राकृतिक रूप से वापस विकसित नहीं हो सकता। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली कई रूप से कर सकते हैं। वृक्षारोपण करके, शहरों, गांवों, कस्बों को हरा भरा करके, बगीचों का निर्माण करके, जैव विविधता को बनाए रखकर, नदियों और तटों की सफाई करके, अपने शहर को स्वच्छ रखकर और वातावरण को प्रदूषित न करके आदि। क्या कारण है कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर इतनी गहरी चिंता व्यक्त की? जैसा कि हम देख रहे हैं, विश्व का वनी क्षेत्र निरंतर घटता जा रहा है और वर्ष 2000 के बाद 70 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो चुकी है। भारत में वर्ष 1951 से 2018 के मध्य मानसूनी वर्षा में गिरावट आई है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रति दशक 13% की वृद्धि हुई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिम पिघलन की गति तीव्र हुई है, जिससे हिमालय की नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। गंभीर चक्रवाती तूफानों की बारंबारता में वृद्धि हुई है। अभी आने वाले टाउते और यास तूफान इसके उदाहरण हैं। समुद्री जल बढ़ने से एक्विफर में खारे जल का प्रवेश हुआ है, जिसके फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता घटी है। उच्च तापमान, चरम मौसमी घटनाएं, हीट स्ट्रोक से मुक्त, हृदय और तंत्रिका संबंधी रोग, तनाव संबंधी विकार, मलेरिया और डेंगू बुखार का खतरा बढ़ा है। इसके अलावा समय के साथ साथ पशु पक्षी भी विलुप्त हो रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। मनुष्य ने अपने कृत्यों से नदियों को प्रदूषित कर नष्ट कर दिया। हम सभी जानते हैं, देख भी रहे हैं कि घरों से निकलने वाले, शहरों से निकलने वाले गंदा पानी और कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी नदियों में मिला दिए जा रहे हैं। नदियां धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं और बहुत सारी नदियों का आज विनाश हो चुका है। जंगलों को काटकर मनुष्य ने वहां रहने वाले जीवों को रहना मुश्किल कर दिया है और यही कारण है कि जंगली जानवर अब शहर में हमारे घर तक पहुंचने लगे हैं। हर जीव इस बदलाव के मुताबिक खुद को नहीं ढाल सके और उनके प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगे और इसके साथ साथ पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बुरा असर हुआ। थोड़े बहुत बदलाव तो प्रकृति संभाल लेती है। जैसे अगर हम कुछ पेड़ काट दें तो कुछ समय के पश्चात वहां फिर से हरियाली वापस आ जाती है, परंतु बहुत ज्यादा प्रकृति का बहुत अधिक नुकसान होने के बाद प्रकृति अपने आप को पुनः उस रूप में बहाल नहीं कर पाती। मानवीय दखलंदाजी से जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग आदि प्रभाव हम देख रहे हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इस वर्ष जो थीम चुनी है, उससे क्या क्या लाभ होगा? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जलवायु संकट का सामना करने में, खाद्य सुरक्षा और जल आपूर्ति व जैव विविधता को बढ़ाने में कारगर होगा। सबको है अब सुरक्षित रखना, यही है अब कर्तव्य हमारा। हमको वनों, घास के मैदान, शहरी पर्यावरण, समुद्र तटों को बचाना है। इसके साथ साथ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से स्वच्छ मृदा से उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन होगा। जंतुओं और पौधों के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। नष्ट होते पर्यावरण के लिए
हमारे द्वारा किया गया छोटा प्रयास बड़ा सकारात्मक प्रभाव कर सकता है। पौधारोपण और वनीकरण के माध्यम से इकोसिस्टम को पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए वृक्षों की स्थानीय प्रजातियां लगानी होंगी जो स्थानीय जलवायु और मृदा के लिए अनुकूल हो। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन द्वारा ही हम घटती जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विभिन्न महामारियों से निपट सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति भी जागरूक है और इस दिशा में सक्रियता से काम भी कर रहा है। बेहतर पर्यावरण के लिए भारत में जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न राज्य, विभिन्न देश, विभिन्न संगठन अलग अलग कार्य कर रहे हैं इकोसिस्टम को पुनः स्थापित करने के लिए। हमारे शहर, हमारे जिले कोरबा में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए वर्ष 2019 से एक अभिनव प्रयोग किया गया। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय सतीश पांडे जी के द्वारा वृक्ष मित्र कार्ड के माध्यम से बहुत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्राथमिक कक्षा से लेकर प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के प्रत्येक बच्चे को एक वृक्ष मित्र कार्ड दिया गया है और हर बच्चे को अपने घर, आंगन, बाड़ी, मोहल्ले, विद्यालय या जहां भी उसको स्थान मिल रहा है, उस स्थान पर एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने के लिए संकल्पित किया गया है, कहा गया है। इस योजना के तहत जुलाई माह में प्रत्येक विद्यार्थी एक पौधा लगाता है और प्रति माह उस पौधे की मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग विद्यालय का ही एक अन्य छात्र करता है और इसके तहत प्रति माह ये देखा जाता है कि वो पौधा कितना बढ़ा, उसकी लंबाई, ऊंचाई कितनी बढ़ी, मोटाई कितनी बढ़ी, कितने ज्यादा उसमें नए पत्ते आ गए और इस प्रकार पौधे की वृद्धि देखी जाती है और बच्चे को प्रति माह उस पौधे के साथ अपनी फोटो खींचकर भेजनी पड़ती है और साल के अंत में जिस बच्चे का पौधा सबसे अधिक ऊंचा होता है, अच्छे से वृद्धि करता है, संरक्षित रहता है, उस बच्चे को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष में ही हमारे बच्चों के द्वारा लगभग 2 लाख पौधों का वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे कोरबा जिला में किया गया है और इस प्रकार ये जो प्रयोजना है, इससे वृहद स्तर पर पौधे न केवल लगाए जा रहे हैं बल्कि उनका संरक्षण करके उनको लंबी आयु भी प्रदान की जा रही है और इस प्रकार प्रकृति से हमको जो कुछ मिला है उसको हम प्रकृति की ओर लौटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा विद्यालय शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी और इसके पहले जिन विद्यालयों में मैं पदस्थ थी, हम हर उस विद्यालय का इको क्लब के माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है उसका सकारात्मक उपयोग करके हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में इकोसिस्टम को बहाल करने का प्रयत्न करते हैं। विद्यालय में सभी बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। प्रति वर्ष 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यालय छोड़ने से पूर्व गमले और पौधे हमारे विद्यालय में देकर जाते हैं। इसीलिए शासकीय हाई स्कूल स्याहीमुड़ी चारों तरफ से हरे भरे पौधों से घिरा हुआ है और बहुत ही सुंदर वातावरण में स्थित है। कोई भी वहां आने पर जरूर हमारे विद्यालय की प्रशंसा करता है। इसलिए प्रकृति की जो सुरक्षा और संरक्षण है वो हम सभी का परम कर्तव्य है। आइए हम संकल्प लें कि प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं अपने विद्यालय के प्रत्येक बच्चे से ये आग्रह करती हूँ कि वो अपने जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष एक पौधे का रोपण अवश्य करे और इस प्रकार यदि उसकी आयु
औसत आयु 60 वर्ष है, तो प्रकृति को हम रिटर्न में, प्रकृति ने इतना कुछ हमको दिया है, उसके रिटर्न स्वरूप हम कम से कम 60 पौधे, 60 वृक्ष धरा को वापस करके जाएंगे। पर्यावरण जागरूकता फैलाते चलो, लोगों को पेड़ों के लिए मनाते चलो, कोई मिल ही जाएगा इनका हमदर्द, अपने इरादों को मजबूत बनाते चलो। हरी दुनिया, पेड़ पौधों की दुनिया, शुद्ध और स्वच्छ हवा जलवायु की दुनिया, फूल जैसे खिले चेहरों की दुनिया, काश हमारी होती ऐसी प्यारी दुनिया। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बढ़ती आधुनिक दुनिया और जिंदगी की भागदौड़ के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि आज पेड़ और सांस कम हो रही है। चारों तरफ ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। हमें 3 सेकंड बाद की सांस का इंतजाम खुद करना होगा, क्योंकि एक दिन जिंदा रहने के लिए हमें 22,000 बार सांस लेना होता है। आज कोरोना महामारी के कारण हर जगह परेशानी हो रही है। इसके मुख्य कारण में जाएं तो आप पाएंगे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही ये नतीजा है। तो प्रकृति है अनमोल, इसे नष्ट होने से बचाना है। प्रकृति के संरक्षण हेतु अपना कर्तव्य निभाना है। प्रकृति के संरक्षण हेतु अपना कर्तव्य निभाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक पानू सर और पर्यावरण विभाग को धन्यवाद देती हूँ, मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए, अपनी बात यहाँ रखने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही रोचक जानकारियां हमारे साथ साझा की और काफ़ी उत्तम जो आपके प्रयास है पर्यावरण के क्षेत्र में आप बच्चों को जो जोड़ने का ये कार्य कर रही हैं, बहुत ही सराहनीय है। आपने जो ऑक्सीजन की बात कही उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। ये एक वृक्ष की भावना है कि वो काटते हैं मुझे और कहते हैं हम 100 और लगाएंगे। जब ऑक्सीजन हो जाएगी खत्म, शायद तभी वो समझ पाएंगे जो वादा किया था निभाया नहीं, अब प्राकृतिक आपदाओं से मेरे बिना कैसे खुद को बचा पाएंगे। तो ये एक वृक्ष की भावना है मैम। हम वादा करते हैं कि हम प्लांटेशन करेंगे लेकिन करते नहीं है। तो आज केवल बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमें वास्तव में इसको करने की आवश्यकता है। और आपने बहुत ही अच्छे से इस चीज को हमें समझाया और प्रकृति के बारे में अपने अच्छे शब्द हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए हमारे जो सेकंड स्पीकर हैं कुमारी रिया निर्मलकर जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। वो स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस मंच के माध्यम से हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी विचार जान पा रहे हैं कि वो अपने स्तर पे पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं और क्या सोचते हैं और किस तरह से वो अपने साथियों को और बाकी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे भी हम बड़ों को काफ़ी चीज़ें सिखा जाते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो रिया निर्मलकर जी उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज 8 जून विश्व समुद्र दिवस आज के दिन का थीम है। समुद्रों की कोई सरहद नहीं है। विश्व समुद्र दिवस 1992 में ब्राजील में शुरुआत हुई। इस दिवस का उद्देश्य जनसामान्यों में समुद्रों का संरक्षण पर जागरूक करना है। आजीविका व जीवन के लिए समुद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देने की बात है, समुद्र का कोई सरहद नहीं है, इसलिए इसके प्रदूषण रोकने के लिए पूरे विश्व को प्रयास करना चाहिए। हाल ही में ताउते तूफान ने समुद्र में फेंके गए अथाह कचरे को वापस मुंबई के तटों पर वापस फेंक के एक नमूना दिखा दिया। प्राकृतिक के पालने में अनेक प्रकार के जीव पलते देखती हूँ तो ख्याल आता है प्रकृति कितनी जीवनदायिनी है।
क्या हम प्राकृतिक जंगल, हवा, पानी की कदर करते हैं? नहीं ना। बड़े दुख की बात है, हमारे आसपास हमारे आसपास के वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में टेल्से ने किया। 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पाकिस्तान ने अपनी मेजबानी की। इस वर्ष का थीम था इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिक तंत्र को पुनः स्थापना करना। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में जीव समुदायों का इसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये तंत्र वातावरण के सभी जीव और अजीवीय हवा, पानी, वायु, प्रकाश घटकों के पूर्व समन्वय से बनी होती है। जैविक घटक को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य से मिलती है, जो इनका उपयोग करते और उपभोक्ता अर्थात जीव जंतु जो इनका उपयोग करते हैं, फिर इनके मृत शरीर को अपघटन करते हैं। इस तरह एक श्रृंखला बन जाती है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन मनुष्य भी ज्यादा लालच में इकोसिस्टम को क्षतिग्रस्त कर दिया है। उससे हमारे ही जीवन को ही खतरा हो रहा है, इसलिए इसे संभालने की जरूरत है। यदि पारिस्थितिक इकोसिस्टम में संतुलन बिगड़ जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इस वर्ष यूएन ने 2021 से 2030 तक दशक शुरू होगा जलवायु विनाश को रोकने के लिए अंतिम अवसर होगा। 79 मिलियन लोग भूख से पीड़ित हैं। 1.2 अरब लोग पानी की समस्या से पीड़ित हैं। जैव विविधता का भी नुकसान हो रहा है। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार जमीन का अधिक उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता नष्ट करती है। 80% उभयचर जंगलों में रहते हैं, लेकिन जंगल काटे जा रहे हैं। स्वच्छ पानी प्रदूषण, सिंचाई, फैक्ट्री के पानी से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और जलीय युक्त खाद पानी जमीन खराब करता है। जलीय जीवों को भी क्षति पहुंचा रही है। तालाबों में जलकुंभी बढ़ रहे हैं, जिससे जलीय जीव मर रहे हैं। घास के मैदान भी नष्ट हो रहे हैं। खेती घास में मैदान से लकड़ी वाले पेड़ काट देसी घास लगाना चाहिए कि इन्हीं घास के मैदानों में ही सदियों पहले मनुष्यों का विकास हुआ था। खेत घर बनाते पर्वतों को काटते हैं। खतरनाक परिणाम हिमाचल, उत्तराखंड के लोग युगत रहे। 600 ग्लेशियर गायब हैं। निचले इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। समुद्र का शोषण हो रहा है। समुद्री घास अगर पनपेगी तो कई गुना कार्बन अवशोषित कर लेगी। शहरों के किनारे समुद्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट फेंक उसे भी प्रदूषित कर इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। वातावरण में CO2 की वृद्धि से समुद्र का अम्लीयकरण हो रहा है। मछलियों के कई प्रजातियां खत्म हो रही हैं। कंक्रीट के जंगल, सड़कें, पीने का पानी कहाँ मिलेगा? जमीन में भूजल बहुत ही कम हो जाएगा। 2030 तक 40% पानी और 50% ही भोजन रह पाएगा। सूझबूझ समझ से पर्यावरण व इकोसिस्टम बचाना है। अंत में
हम कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य लाना हमारे वश में नहीं है। मैं कहना चाहूंगी, यदि अपनी गाड़ी छांव में लगाना है तो पेड़ लगाओ, समुद्र का आनंद उठाना है तो उसे प्रदूषण से बचाइए। प्राकृतिक के सभी जीव जंतु इकोसिस्टम के लिए आवश्यक हैं, उनका संरक्षण करना ही हमारा कर्तव्य है। वसुधरा को हरा बनाएंगे, पर्यावरण हम बचाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रिया, आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया और एक बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और हमें इतने अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो बहुत बहुत अप्रिशिएट करूँगी मैं कि बच्चे रेडी नहीं होते हैं जनरली, लेकिन शी बिकेम रेडी, वो रेडी हुई और उन्होंने इतने अच्छे जो अपने वर्ड्स थे उसको एक साथ जोड़ा, उसके बारे में जानने की कोशिश की और फिर जाके हमारे सामने साझा किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्रिया आपका। और अब हम आगे बढ़ते हुए जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं समीर भारद्वाज, जो कि वो भी एक स्टूडेंट हैं और आज के हमारे इस जो वेबिनार है उसके थर्ड स्पीकर हैं। तो मैं अब उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर के और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और पर्यावरण संरक्षण की जो बात है उसके ऊपर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी समीर भारद्वाज जी का। वेलकम समीर। धन्यवाद मैम। आदरणीय मुख्य अभ्यागत एवं आदरणीय मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं समीर भारद्वाज, कक्षा 12वीं गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुमान, विकास खंड कटतला, जिला कोरबा, आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण सुरक्षा पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है वातावरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वे सभी पर्यावरण में शामिल है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी पर्यावरण में निहित हैं, इसीलिए पर्यावरण हम सबका जीवन दाता है। ऐसे जीवन दाता को हम केवल 5 जून को ही क्यों याद करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि क्यों न हम रोज पर्यावरण दिवस मनाएं, अधिक वृक्ष लगाएं एवं पर्यावरण को सजाएं, क्योंकि हमारा निर्माण भी पर्यावरण से ही हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, अर्थात हमारा निर्माण मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से हुआ है। हमें इन 5 तत्वों को शुद्ध समृद्ध बनाने हेतु नित्य प्रयास करना चाहिए, किंतु आज वैज्ञानिक मानव विकास की अंधी दौड़ में अव्वल आने के लिए अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। जंगल को काटकर बड़े बड़े उद्योग धंधे एवं कारखाने स्थापित कर रहे हैं, सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए वृक्षों की आंख मूंद कर कटाई कर रहे हैं। कल कारखाने के जहरीले धुएं एवं ताप से आज वायु अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। जहरीले धुएं एवं तापमान के लगातार बढ़ने से हमारा ओजोन मंडल सुरक्षा कवच लगातार कमजोर होता जा रहा है। कई जगह पर तो छेद भी हो गया है, जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिससे जीव जंतु जल रहे हैं। यदि इसी तरह हम बिना सोचे समझे विकास की अंधी दौड़ में भागते रहे तो बहुत जल्द पृथ्वी पर से जीव जंतु के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे, और यदि हम अब भी संभल गए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। कोविड-19 महामारी के भयावह होने के पीछे भी यही कारण है। इसीलिए आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम में से प्रत्येक प्रतिवर्ष कम से कम 5 वृक्ष लगाएं एवं अपने पर्यावरण को उजड़ने से बचाएं। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद पंडित सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा है कि क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जीवन का उपहार। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कोरबा जिला के सभी शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने स्कूल तथा अपने घर के आसपास में भी हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सतीश कुमार पांडे जी के मार्गदर्शन में जिले भर में लगभग 2 लाख पौधे एवं हमारे स्कूल में हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री पुरुषोत्तम पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 1000 पौधे लगाए एवं उनका देखभाल और पोषण कर रहे हैं। हमारा विद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बेस्ट इको क्लब विद्यालय के रूप से पुरस्कृत हो चुका है।
आज कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। इससे हम सबक लें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित एवं हरा भरा बनाने में जुट जाएं। वृक्षोर ब्रह्म वृक्षोर विष्णु वृक्षोर देवो महेश्वरा वृक्षः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री वृक्षवे नमः। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम वृक्ष देवाय नमः। धन्यवाद। थैंक यू समीर। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को समझा दी और बहुत ही अच्छे से कविताओं में पिरोया आपने अपनी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के हमारे जो तीनों स्पीकर्स हैं, इनके जो वक्तव्य हम सभी ने सुना और काफी हर्षित है हम कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़े। मैं तहे दिल से फरहाना मैम का, रिया का, समीर का और पूरी की पूरी कोरबा जिले की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज वो हमारे बीच उपस्थित हुए। और अंत में मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है या फिर जितने भी यहाँ पे शिक्षकगण उपस्थित हैं, आज एक इको टिप शेयर करें अगर आप कर सकते हैं तो, जिससे कि हम सभी और हम इस वेबिनार को देखने वाले सभी लोग या बच्चे उसे अपने दैनिक जीवन में अपना सके। इको टिप, कोई भी शिक्षक जो उपस्थित है, कोई भी आप आज इको टिप दे सकते हैं। तो मेरे साथ निधि सिंह मैडम जुड़ी हुई हैं और अभी उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि निधि सिंह मैडम कुछ इको टिप्स दें। निधि सिंह मैडम। यस मैम, इको टिप्स छोटे से जो बच्चे अडॉप्ट कर सके, एक लाइन का, जैसा कि जो सुन के ही लगे कि हम अपने जीवन में अमल कर सके। जी बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी, छोटे बच्चों के लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा कि घरों में अक्सर हमारे यहाँ छोटे-छोटे प्लास्टिक के डब्बे या बर्तन ज़रूर निकलते हैं या कुल्हड़ जैसे प्रयोग किए जाते हैं, तो उनमें भी छोटे-छोटे पौधे लग जाते हैं। तो उनका प्रयोग बच्चे कर सकते हैं। एक उन्हें मतलब प्राथमिक रूप से उन्हें इस तरह से प्रयोग करने की चीज़ों की एक शिक्षा भी मिलेगी और उनको फिर धीरे-धीरे वो अपना पॉट बढ़ाते जाएँ और प्लांट्स भी बढ़ाते जाएँ। तो मेरा तरफ से ये रहेगा कि मिट्टी के बर्तनों में ही पानी भर के मुंडेरों पे भी रखें, क्योंकि चिड़ियाएँ जो हैं वो आर्टिफ़िशियल या प्लास्टिक के बर्तनों में पानी पीने जल्दी से नहीं उतरती हैं। तो मिट्टी के से बने सामान या मैंने देखा है नारियल के बुच का प्रयोग बच्चे कर सकते हैं। नारियल की बुच और मिट्टी को मिला के छोटे-छोटे पॉट बना के भी वो बच्चे प्लांट भी लगा सकते हैं और साथ-साथ में पानी भर के उनको रख भी सकते हैं। तो मेरे लिए यही एक मेरी तरफ से तो यही एक इको टिप रहेगी। पुराने घड़ों को आप नदियों में ना बहाएँ। पुराने घड़ों में पीछे की तरफ छेद करके जिससे पानी उनमें ना रुके, आप अपने घर के पेड़ों पर लगा दें। जो अखंड ज्योत के लिए दिए जलाए जाते हैं, उनको भी आप चिड़ियों के घोंसले बनाने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि बया उसमें बहुत आसानी से आ जा रही है। तो मेरी तरफ से यही इको टिप रहेगा और बाकी फरहाना मैडम के मार्गनिर्देशन में तो हम कार्य कर ही रहे हैं। तो मुझे आपने सुनने का भी सभी ने मतलब समय दिया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच निधि मैम। मेरी तरफ से एक टिप है, हमारी एंकर का क्या नाम है? मैम पूनम। हाँ पूनम। पूनम, मेरी तरफ से भी एक टिप है कि आजकल जो है बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, है ना? मैंगो है, जामुन है, तरबूज है। तो जो बीज वाले फ्रूट्स हैं, मेरा एक टिप ये है कि जब भी हम लोग ऐसे फ्रूट्स खाएं, उनके जो बीज हैं उनको जरूर समेट के रख लें। उसको कचरे के डिब्बे में नहीं डालें और बल्कि उनको ऐसी जगह डालें जहाँ पर वो रोपित हो सके और नए वृक्ष बन सके उनसे। हम उनको सहेज के रखें और जब भी कभी हम जाए तो उसको फैलाते हुए जाए। बहुत सारे बीज हम 100, 1000, 2000 बीज डालेंगे, 2, 4, 5, 10 कुछ तो एक साथ करेंगे। तो मेरा छोटा सा टिप ये है कि आप जो बीज हैं उनको वृक्ष में परिवर्तित करने में अपना सहयोग दें। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू वेरी मच इस इको टिप को शेयर करने के लिए। इसके ऊपर एक सेशन भी हुआ था हमारा, जो पहले वेबिनार सीरीज हो चुके हैं उनमें, और ये एक बहुत ही अच्छी इको टिप है जो हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। और कोई जो टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं बच्चों के लिए इको टिप जो शेयर करना चाहिए?
मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी का वेलकम है, आप कर सकते हैं शेयर। पूनम जी, मैं बोलना चाहूँगा जी सर। जो बहुत ही आसान है और मैं समझता हूँ कि वो प्रत्येक घर में हो सकता है। जी जितने भी लोग हैं सब लोग उसको कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जी अभी तक हम लोग अक्सर क्या होता है किचन में या जहाँ पर भी हमारा सर विकास सर, आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है सर, आवाज थोड़ी लो आ रही है, शायद कि सबको ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। एक मिनट जी सर। अब आ रही है क्या? जी सर, अभी क्लियर है सर एकदम। वो हेडफोन की वजह से रहा होगा। ओके तो सर, मेरा ये नो कहना है कि जैसे हम लोग अपना किचन का जो कचरा होता है जिसमें खासतौर से सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके या ऐसी सब्जियां जो ऐसे सामान जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो सड़ गल जाते हैं, उनको ड्राई कचरे के साथ मिक्स ना करें, उसके लिए अलग डस्टबिन रखें और उसके लिए अपने घरों में ही या घरों के पीछे की तरफ या ऐसी जगह एक वर्मी मतलब कंपोस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दें। कंपोस्टिंग बहुत ही आसानी से हो सकती है और 1.5 से 2 महीने में वो कंपोस्टिंग खाद में बदल जाता है और वो जो जैविक खाद होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारे स्वास्थ्य के नज़र से भी और पौधों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। अगर उसको यूज़ करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा। जैसे जो किचन गार्डन करते हैं, गमलों में कर रहे हैं, तो उसमें डाल सकते हैं और ये मेरा टिप है। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चे सुन रहे होंगे और जितने भी लोग सुन रहे होंगे सब प्रयास करेंगे कि आपकी कही हुई इस बात को वो अपने घरों में अपनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई टीचर्स जो शेयर करना चाहेंगे? हाँ पूनम, वो जुड़ी हुई है, आरिफ अंसारी जुड़े हुए हैं जो अभी विकास सर ने बताया। जी मैम। काम कर रहे हैं वो, तो अगर वो टेरिस गार्डन और पोस्ट और ये जैविक खाद खा सकते हो तो आरिफ अंसारी सर, आरिफ अंसारी मैम गोपेश सर भी हमारे बीच है और वो भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जब तक आरिफ सर नहीं है तो मैं चाहूंगी कि गोपेश सर उपस्थित है हमारे बीच और वो अपने इको टिप्स हमसे शेयर करें। सर वेलकम सर, गोपेश सर। जी मैडम, मेरा आज का मैं प्रोग्राम पूरा देखा, फरहाना मैडम और दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और मेरा इको टिप्स ये है कि जो पुराने पौधे हम पिछले वर्ष लगाए हुए होते हैं उसकी देखभाल करना ज़्यादा जरूरी है, इसके बनिस्बत कि हम नए पौधे लगाएं। तो पिछले वर्ष यदि हमने विश्व पर्यावरण दिवस में कोई पौधा लगाया है तो क्या वो आज की स्थिति में जीवित है या नहीं है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी सुरक्षा घेरे की व्यवस्था करें और यदि वह पहले वाले ही पौधे हम नहीं बचा पा रहे हैं तो नए पौधे लगाने का हमको ज़्यादा उसमें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, पुराने पौधों को पहले बचाने की बात है। बस यही मेरा आज का इको टिप्स है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एकदम सही कहा आपने। पुराने पौधे हम जब बचाएंगे तो फिर आगे के संरक्षण की कहानी हम सोच सकते हैं। और इसके बाद मैं आरिफ सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना इको टिप शेयर करें, जैसा कि फरहाना मैम ने भी कहा है कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं और इको टिप शेयर करेंगे। आरिफ सर। आरिफ सर, आवाज आ रही है आप तक? हेलो। यस। हाँ आरिफ सर के को अभी ज्वाइन होने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, थोड़ा आप अभी किसी और को कॉल कर लीजिए इसके जस्ट। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके। जी मैम। हमारे साथ सिद्दीकी प्रिंसिपल जवाहर महोदय महोबा भी जुड़ी हुई है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी थोड़ा सा इको टिप देंगी। शमाना सिद्दीकी प्रिंसिपल जवाहर महोदय विद्यालय महोबा। जरूर मैम, वेलकम है उनका, हम बहुत ही हृदय से वेलकम करना चाहेंगे जो भी अपना इको टिप आज शेयर कर रहे हैं। वेलकम शहाना मैम। लाइट जलाइए, लाइट जला लीजिए। शायद मैडम के साथ भी कोई टेक्निकल इशू है, मुझे लग रहा है मैम। तो जब मैडम हमें ज्वाइन करेंगी तो हम मैडम का इको टिप लेंगे, तब तक और जो हमारे बीच हैं और शेयर करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो अपना इको टिप शेयर करें।
जरूर। हाँ फरहाना मैम, फरहाना मैम तब तक आप चाहें तो हम लोग अपना टेरेस गार्डन दिखा सकते हैं। हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए जरूर। चलो कैमरा हाँ, ये आपको दिख रहा है? जी जी यस मैम। ये हमारे यहाँ एक बिल्कुल छोटा सा स्पेस है जिसको हम लोगों ने गार्डन के उस फॉर्म में डेवलप किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने किचन के लिए जो यूजफुल चीजें हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स जैसे कि ये मीठी नीम है, ये लगाया हुआ है, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि मोगरा है, और ये तुलसी का पौधा है, और ये पुदीना का पौधा है। ये इस तरह से, और स्पेस कम होने की वजह से ये हम लोगों ने जो हमारी वॉल है, इस वॉल को भी गार्डन के रूप में इसको डेवलप किया है, और इसी के ऊपर अपने प्लांट को लगाया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने ये इसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, ये देखिए। और इसमें हमारे पास ये जो छोटी सी जगह है, इसमें हमारा किचन गार्डन डेवलप है। यहाँ पर देखिए ये अभी लौकी का पौधा है जो कि अभी शेप ले ही रहा है, और ये करेले की बेल है, अभी चढ़ रही है ऊपर। ये चढ़ के ऊपर हमने यहाँ पर इसको ऊपर एक शेड बना रखा है, जिस ऊपर तक जाके ये पूरा एक शेड बना लेती हैं ये जो बेलें हैं ऊपर चढ़ के, और बहुत अच्छे से इनमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं। तो ये एक यहाँ पर देखिए ये इसमें रखा हुआ है चिड़ियों के लिए, पानी का इंतजाम है यहाँ पर, और ये एलोवेरा का छोटा सा पौधा है, और यहाँ पर हम चिड़ियों के लिए खाना भी रख देते हैं। और ये चिड़ियों के रहने के लिए घोंसला भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें उनके रहने की ये देखिए ये चिड़िया के रहने के लिए घोंसला भी बनाया हुआ है। ये उसको स्पेस दे दिया जिसमें उसने अपना घोंसला डेवलप कर लिया है। चलिए अब हम आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाते हैं। ये जो हमारा टेरेस गार्डन है, इसमें हम घर में जो हमारा गार्बेज निकलता है, सब्जियों के छिलके वगैरह, इससे बनाई हुई कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं। ये देखिए ये टेरेस गार्डन है जिसमें कई तरह के शो प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगे हुए हैं। ये टेरेस गार्डन है। अब इसके बाद आपको और रूफ के ऊपर जो गार्डन है उसको भी दिखा देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे इस गार्डन के करता धरता है आरिफ सर, वो आपको गार्डनिंग के कुछ टिप्स बताएंगे। करता धरता, ये हमारा रूफ टॉप गार्डन है। रूफ टॉप गार्डन में सभी तरह के पौधे हैं। ये एलोवेरा, ये नींबू, ये रात रानी और पपीता लीजिए। और ये बहुत तरह के कैक्टस भी हैं, जिसमें फ्लावरिंग कैक्टस भी हैं और नॉन फ्लावरिंग कैक्टस भी हैं। ये रजनीगंधा का पौधा लीजिए। अब आरिफ सर आपको बताएंगे। अरे मेरा क्यों ऑन कर? सर आपका कोई इको टिप सर जो आप शेयर करना चाहें आरिफ सर? काफी अप्रिशिएबल एफर्ट है आपका, ये जो गार्डनिंग आपने डेवलप की है बहुत ही मेहनत से किया होगा, मैं कह सकती हूँ। इको टिप सर आप ये देखिए जी। ये सब शौक की बात है। पहली बात तो ये है सबको पर्यावरण का शौक होना आजकल बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो आजकल पूरा जो पर्यावरण है, हम बातें जरूर करते हैं लेकिन उसको
कंटिन्यू नष्ट करते जा रहे हैं। तो अगर हम वास्तव में पर्यावरण के लिए चिंतित है, ये जो आपका वेबिनार हो रहा है ये सिर्फ वेबिनार बन के ना रह जाए, और अगर आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे तो ऐसी वेबिनार्स का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी वेबिनार्स हो रही है आजकल पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण डे भी हम मना रहे हैं, बट इसका जो नुकसान हो रहा है उसके प्रति हम चिंतित नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, अगर घर में थोड़ी बहुत भी जगह है तो आप अपना ये शौक जो है पूरा कर सकते हैं और प्रकृति को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास जमीनें हो, खाली जगह भी छोटी बहुत हो, आपके पास टेरेस हो, छत हो, इंडोर प्लांट्स भी आते हैं। तुलसी जो है बहुत छोटा पौधा है, बहुत कम जगह में उगाता है, बट वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो आजकल तो ये हमारे घर में तुलसी के पौधे भी नहीं मिलते। देखिए ये मैंने तुलसी लगा रखा है, 2 तरह की तुलसी है मेरे पास। एक ये जो श्याम तुलसी जिसको बोलते हैं, रेड कलर के इसके पत्ते होते हैं, और एक ग्रीन तुलसी है जो नीचे लगी हुई है। तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको मिट्टी की जरूरत है, थोड़ी सी खाद की जरूरत पड़ती है पौधों को अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। खाद आप गोबर की डाल सकते हैं, आसपास हमारे यहाँ गोबर बहुत मिल जाता है, उसको अगर आप तो वो खाद के रूप में काम आने लगता है। घर में हमारे जितने भी वेस्टेज निकलता है वेजिटेबल्स का, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, एक ड्रम में उसको डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से आप जितना भी वेस्टेज निकलता है, पत्ते झड़ते हैं सूख कर, या जो आपका वेजिटेबल्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, उनको इकट्ठा करके आप खाद बना सकें। 1 मंथ में खाद तैयार हो जाता है आपका, और उसको आप पौधों में डाल सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना गार्डन बना सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और मैं चाहूँगा कि ये थैंक यू वेरी मच सर। और शावना मैडम है हमारे बीच उपस्थित, तो वो अपना इको टिप शेयर कर सकती हैं। फरहाना अली मैम ने उनको बोला था इको टिप शेयर करने के लिए, मैम टेक्निकल इशू की वजह से जुड़ नहीं पाई थी। अगर वो अभी अवेलेबल हैं तो काइंडली शेयर करें मैम इको टिप। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है? वेबिनार में शामिल किया और बोलने का मौका दिया। यस मैम। आवाज आ रही है मेरी आपके? यस मैम, अभी आ रही है मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगी, छोटा सा टिप है। हालांकि आपका छत्तीसगढ़ बहुत ही रिच है, फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है वहाँ का, इसके बावजूद आप लोग अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों का स्पेशली पानू हलदर के नाम से जो कंपेयरिंग कर रही है अच्छी, उसका कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। और छोटा सा टिप है कि जैसा कि आरिफ सर ने बताया कि आपके पास जो भी घर का गार्बेज बचता है, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, फरहाना मैडम ने भी बताया, गुठलियाँ हम इधर उधर ना फेंक, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत कम इम्पोर्टेंस की लगती हैं, लेकिन जब हम इनको प्रैक्टिस में लाते हैं और इनका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैम। सृजन है हमारे बीच, वो भी शेयर करना चाहते थे, तो थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे इको टिप्स को क्योंकि टाइम की बहुत ही कमी हो रही है। हम 5:30 इस इवेंट को ऑफ करने वाले हैं, तो काइंडली कीप इट शॉर्ट। हाँ जी मैडम, सभी को नमस्कार। मैं भी एक छोटा सा टिप्स देना चाहूंगी। अभी जी आम मैम, का आप पहले बोल दीजिए। अभी आम का सीजन चल रहा है और हम लोग हमारा जांजगीर जिला हमारा गृहग्राम है, वहां से बहुत सुंदर वैरायटी के आम लाए हैं। यदि आप हमारे पास होते तो हम लोग जरूर टेस्ट कराते, बिल्कुल फ्रूटी की तरह उसका टेस्ट है मैम। तो हमने बहुत सारे यहाँ लाए हैं, अपने घर में खाते हैं, और उसके सारे बीज को हम गुठली को इकट्ठा करके रखे हैं, और जैसे ही बरसात आएगा उसको बहुत सारे एरिया में फैलाएंगे, और उनमें से हो सकता है 100 में से कोई एक फल भी बीज भी उग जाता है, और उसके हम संरक्षण करें पौधे को लगाकर, और को भी बचा सकें।
आवाज नहीं आ रही है ललिता। साथ में जाओ अच्छा ताले। थैंक यू वेरी मच मैम। सृजन हमारे बीच थे। सृजन आप अपना इको टिप जल्दी से शेयर करें। Yes, ma'am. My eco tip is to make seed ball, and seed ball is very useful thing. सीड बॉल को हम गोबर और मिट्टी से बना सकते हैं। गोबर और मिट्टी को मिक्स करके हम एक बॉल बनाएं और उसके अंदर बीज डाल दें, और जहाँ पे पेड़ पौधे कम हो वहाँ पे हम बारिश के मौसम में डाल दें। ओके बस हमें क्लोज करोगे। और उसको हम निरंतर करके बचा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सृजन। तो आज का जो हमारा ये इवेंट था इसको हम ऑफ करने से पहले चाहेंगे कि आप सभी जो है अपने अपने जो वीडियो है उसे ऑन कर ले ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके और ये मेमोरी को सेव करके रख सके काइंडली सभी। एक्सक्यूज मी, मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं आदरणीय मंच को सादर अभिवादन करते हुए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम जो है, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 5 जून से लगातार। आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है हमारे विश्व में, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा, पूरे विश्व में आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है पर्यावरण को सुरक्षित और प्रदूषित होने से बचाना। और इस क्षेत्र में हम बोलने के बजाय फील्ड में जितना अच्छा काम करेंगे, हमारा पर्यावरण जितना सुदृढ़ होगा, स्वच्छ होगा, उतने ही हम अधिक स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। और इस कड़ी में मैं भी अपना थोड़ा से अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपने विद्यालय और विद्यालय के आसपास के कम से कम 15-20 गांवों में NSS के माध्यम से और इको क्लब के माध्यम से हम लोगों ने कम से कम तो 5000 पौधे लगाए होंगे। और पौधे लगाए ही नहीं, हम लोगों ने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए घेरा भी बनाया और समय समय पर हमारे बच्चे जा करके उन पौधों की देखभाल भी करते हैं। और मैं ये सुखद पहलू आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा रोपे गए विभिन्न विद्यालयों में जो पौधे हैं आज पेड़ का रूप ले लिए हैं और बढ़िया स्वच्छ वातावरण विद्यालय को प्रदान कर रहे हैं। यदि हम सब लोग मन में ये ठान लें कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, हमारे आसपास के वातावरण को हम साफ सुथरा रखें और इस क्षेत्र में हम व्यवहारिक पहल करें, तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है, आने वाले समय में अच्छा होगा और हम सभी सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे द्वारा बोल ही दिया गया है कि हमारा विद्यालय जो है छत्तीसगढ़ के बेस्ट इको क्लब के रूप में अवार्डेड है। यहाँ कभी आप लोगों को आने का मौका मिलेगा तो स्वागत है। हमारा विद्यालय एक गार्डन के रूप में है और कम से कम यहाँ पर 4-5 हजार पौधे हैं विभिन्न प्रजातियों के, फलदार, फूलदार, छायादार और विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित है। और ऐसे वातावरण हर जगह स्थापित करने का प्रयास हम सबको मिल करके करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। और अंत में मैं फिर से एक बार कोरबा की पूरी टीम को, आप सभी के जो ये स्कूल्स इतने एक्टिव हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आपको बता दूं कि कल फिर से हम 4:30 बजे इस वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे और कल हमारे साथ होंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की टीम। तो मैं आप
सभी से अनुरोध करूंगी कि आप कल जुड़े और उन्हें भी एक बार अवश्य सुने और उनके वक्तव्य को अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करें। तो आज के लिए हम सब यहीं पे समाप्त करते हैं इस कार्यक्रम को। कल हम फिर से मिलेंगे 4:30 बजे। Thank you very much everyone for joining today's webinar. Thank you.